हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। आज संडे है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैम आप संडे को फिर पढ़ाने आ गई। अब क्या करें, करना पड़ता है क्योंकि एक साल की मेहनत है ये जो करनी है। तो इतने बड़े लाइफ स्पैन में आपकी उम्र, मैं कहती हूँ आप 100 साल जिए, तो 100 साल में से अगर एक साल भी चक्की पीसनी पड़े, ग्राइंड करना पड़े या रिगर डालना पड़े तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। एक साल की बात है, अगर एक साल आपने जी और जान से मेहनत डाल दी तो आपका जो नाम है आ जाएगा लिस्ट में, और आपके जो पेरेंट्स है वो कहेंगे वाह क्या बात है। ठीक है, सो इसलिए आप सभी के लिए उस रिगर में आपकी मेहनत कर जो आप कर रहे हैं उसमें हेल्प करने के लिए मैं यहाँ संडे को आपके साथ इकोनॉमी की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरे हफ्ते में उसको कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वीक में तो आप लोग इतने बिजी रहते हो। मैम पॉलिटी पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, ऊपर से आप इकोनॉमी के बैच में इतना टफ और टेक्निकल चीजें समझाते हो, और ऊपर से फिर हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है। तो कुछ बच्चे वीडियो देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो मैम प्लीज वीक में तो हमसे बात ही मत करो। सो इसलिए आपके साथ हेल्प करने के लिए जो आप रिगर डाल रहे हो उसमें मेरा सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ये है कि मैं हर संडे आपके पास आपके साथ इकोनॉमी की पूरे हफ्ते में जितनी भी न्यूज रही है इंपॉर्टेंट, जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करा करूंगी। मुझे पता है जो बच्चे ऑलरेडी इकोनॉमी वीकली देख चुके हैं उन्हें पता है कि हमारी क्लास किस तरीके से चलती है, किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं इकोनॉमी कंपाइलेशन का, उनको मैं बता देती हूँ हमारी क्लास भाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम वो न्यूज को कवर करते हैं जो हमें थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है, जिसमें से मेंस का क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। तो वैसी न्यूज को ना हम क्या करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन में से सिर्फ मेंस में से क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में से भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी इन टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। बट मोर और लेस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ न्यूज को हम डिटेल में कवर करते हैं और कुछ न्यूज को हमें सिर्फ टच अपॉन करना होता है, और जिसको हम कोड वर्ड्स जो हमारे हैं ऐसी क्लास के लिए एस बी एन बी। नाउ व्हाट इज एस बी एन बी? सीधी बात, नो बकवास की, बस आपको उस पर्टिकुलर न्यूज का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या हुआ कैसे हुआ, ये हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। 5 हमारी जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे हम आज। एंड ये जो 3 न्यूज़ है स्टार्टिंग में, अगर आप देख रहे हो कि भाई रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ एनपीए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एफटीए, भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया का बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है, अभी उस बारे में हम बात करेंगे। फिर एमपीसी ऑन इन्फ्लेशन, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका क्या कहना है इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके ऊपर हम ये 3 न्यूज़, ये जो बेसिकली 3 न्यूज़ हैं, इसको तो हम कहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी बची ये जो 2 न्यूज़ हैं, ये जो 2 न्यूज़ हैं, और एक न्यूज़ और आई थिंक एक मिस आउट हो गई है, 6th CDR, उसको हम बस टच अपॉन करेंगे। छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ेंगे, और आज की हमारी क्लास है उसको फिर हम समाप्त कर देंगे। तो फर्स्ट हमारी जो न्यूज़ आर्टिकल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रही है न्यूज़? पहले तो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं या न्यूज़ की हेडिंग पढ़ते हैं। मैं न्यूज़ की हेडिंग जानबूझ के आपके लिए डालती हूँ ताकि आपको हेडलाइंस पढ़ने की आदत पड़े, सो दैट आप कनेक्ट करने लग जाओ न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज हेडलाइन को पढ़ के अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ। तो न्यूज हेडलाइन कह रही है कि भाई बैंक्स हैव रिटन ऑफ लोन्स वर्थ रुपीज 10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर, है ना। सो लास्ट कुछ 5 सालों में जो बैंक्स है उन्होंने अपने लोन्स को, लोन्स क्या होते हैं कि भाई मुझे आज होम लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो हम लेने किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक्स ने कुछ पोर्शन ऑफ द लोन है उसको राइट ऑफ कर दिया। अब क्यों किया, कैसे किया, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ एक बार देखते हैं अबाउट द न्यूज की न्यूज में क्या आया। ठीक है ना। तो न्यूज कह रही है अकॉर्डिंग टू द न्यूज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, न्यूज ने आपको दी सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द राइट ऑफ अलाउड टू द बैंक्स टू हैव अ लीड टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बाय दिस नंबर। नहीं आई समझ? कोई बात नहीं, एक बार सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। देखो ऐसा था कि भाई बैंक को कुछ नुकसान हो रहा था, ठीक है ना। सो बैंक ने उस नुकसान को थोड़ा कम किया है,
और वो कैसे किया, एक टेक्निक अपनाई उसके लिए, और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक है राइट ऑफ। तो अब एक एक करके मैं आपको सबसे पहले तो समझाऊंगी कि ये एनपीए क्या होते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसे असेट जिसने आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि राइट ऑफ क्या होता है। भाई ये जो टेक्निक अपनाई है राइट ऑफ की, जिससे वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा जो हमारे एनपीए है वो कम हुए हैं, जो लॉस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, वो क्या टेक्निक है उसके बारे में जानना प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, और नॉन परफॉर्मिंग असेट से पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई असेट क्या होता है। तो असेट स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट या रिटर्न जनरेट करें। जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक लैंड खरीद के रख दिया, ठीक है ना, आपने कुछ अपनी सेविंग करी और आपने कुछ जमा पूंजी से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। अब वो जमीन का टुकड़ा आपको पता है कि फ्यूचर में क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और आप उसको बेच के या तो रिटर्न कमा सकते हो, या उसके ऊपर कोई दुकान खोल सकते हो, या उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खोल सकते हो, उसके ऊपर कुछ भी, मतलब क्या हो रहा है, वो लैंड का टुकड़ा फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट जनरेट करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने कुछ सेविंग करी, उससे कुछ एक गोल्ड ले लिया, ठीक है ना, गोल्ड का टुकड़ा ले लिया, गोल्ड की बिस्किट ले लिया, गोल्ड का गिन्नी ले लिया, ठीक है। क्यों लिया, किस किस सोच से लिया, क्या सोच थी आपकी कि भाई ये गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आज मैंने 30,000 रुपए की ये बिस्किट खरीदी है, कौन सी, गोल्ड की बिस्किट खरीदी है, फ्यूचर में जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो अल्टीमेटली आपका मोटिव क्या था कि मुझे इससे फायदा होगा। तो एना एनी कोई any substance that generates return for you in the future is asset, ठीक है। अब बैंक के लिए क्या असेट होता है, बैंक के लिए लोन देना एक असेट होता है, बैंक के लिए लोन देना एक असेट होता है। अब आप बैंक के नजरिए से देखो, मान लो आप बैंक हो, आप एक बैंक चलाते हो, आपके पास अनिल लोन लेने आता है, ठीक है ना, कि भाई मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ पैसे गिरवी दे दो या उधार दे दो, ठीक है। आपने पैसे निकाल के दे दिए, ठीक है। लोन अब आपके लिए सेट क्या है, आप बैंक को याद रखना है, आपको बैंक के शूज में आके सोचना है, बैंक के तरीके से सोचना है कि अनिल आपके पास पैसे लेने आया था, तो अब मैंने उधारी दी, तो वो मेरे लिए असेट कैसे है, वो असेट ऐसे है कि जब आपने उधार दिए थे अनिल को, तो डेफिनेटली ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट तो दिए नहीं होंगे, आप उसके ऊपर उससे कुछ क्या मांगोगे, रिटर्न मांगोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, जिसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं। मुफ्त में थोड़ी दे दोगे, आप बोलोगे कि भाई ले जाइए 1 लाख रुपए, लेकिन इसके ऊपर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज क्या है, आपके लिए रिटर्न है। तो वो जो आपने मनी एज अ लोन दिया था, मतलब जो कमर्शियल बैंक ने मनी को एज अ लोन दिया था, वो उसके लिए क्या है, असेट है। तो अब हमें असेट की डेफिनेशन समझ आ गई, और लोन देना बैंक के लिए किस तरीके से असेट है वो भी हमको समझ आ गया, ठीक है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है, अभी तक तो मैम आप ये बता रहे थे कि असेट वो होता है जो फ्यूचर में हमारे लिए कुछ रिटर्न या कुछ 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 इनकम जनरेट करता है, जैसे कि लोन हो गया, ठीक है ना। नॉन परफॉर्मिंग असेट नाम से ही भैया असेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, जो वो आपके लिए रिटर्न्स ला रहा था, भाई बैंक ने दिया लोन, ठीक है ना, उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट आ रहा था। अब जब इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो मतलब ये असेट ने अपना काम करना, असेट ने रिटर्न जनरेट करना बंद कर दिया है, और वो ही हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। In simple terms, these are the assets which have stopped performing for banks. And ये सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, किसी के लिए, मान लीजिए आपने आपने किसी को उधारी दी है, या आपका कोई असेट है, मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है ना, या कोई गाड़ी आपने ली थी कि भैया फ्यूचर में मैं इसको टैक्सी बना के चलाऊंगा। अब वो गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है ना, गाड़ी खराब हो जाए, चलनी बंद हो जाए, तो वो आपके लिए क्या है, उस असेट ने आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया है, ठीक है, कुछ रिटर्न्स नहीं दे रही है। सो बैंक के साथ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए बैंक ने लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आना बंद हो गया, तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, ऐसा असेट जो उसके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा। अब बैंक उसको किस दिन करार करे कि ये अब नॉन परफॉर्मिंग असेट है, मेरे किसी काम का नहीं है, क्या जिस दिन फर्स्ट डे, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को ड्यू थी, ठीक है ना, 1 जनवरी को या तो रेट जो इंटरेस्ट था वो पेमेंट ड्यू था, या इंस्टॉलमेंट आनी ड्यू थी, तो एक ही दिन में कर दे, या कुछ टाइम वेट करे, और अगर कुछ टाइम वेट करे तो कितना टाइम वेट करे,
इसलिए आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला हुआ है कि बैंक को 90 दिन तक वेट करना होगा। 90 दिन तक वेट करना होगा। 90 दिन तक अगर इंटरेस्ट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो देते हो ना, जिसको आप ईएमआई भी बोलते हो, अगर वो 90 दिन तक नहीं आती है फ्रॉम दी ड्यू डेट, मान लीजिए 1 जनवरी ड्यू डेट थी, वेट करा। बैंक को कब तक वेट करना है? नेक्स्ट 90 डेज तक, ठीक है ना। तो मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं आती है या इंटरेस्ट ब्याज की किश्त नहीं आती है, तो बैंक क्या बोल देगी? उसको बोल देगी भैया ये मेरे लिए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट है। ठीक है। सो नॉन परफॉर्मिंग assets आर दोज लोन दैट हैव स्टॉप्ड मेकिंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर 90 डेज। और अगर आपको नहीं पता, और अगर आपको पता है कि इस टाइम लास्ट कुछ सालों से, इस टाइम भी नहीं, कुछ लास्ट सालों से ऐसा हो रहा है कि इंडिया के जो बैंक्स हैं, दोनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जो गवर्नमेंट द्वारा होल्ड किए होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दोनों में ही ऐसे असेट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कितनी तादाद बढ़ गई थी आइए देखते हैं, ठीक है ना। अब आप अगर देखोगे फिगर तो बड़ा हैरान हो जाओगे। फिगर में अगर आप देख रहे हो तो ये देखो 2008 से क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे यूएसए में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उस टाइम क्या था? एनपीए का लेवल 2.25% ऑफ द टोटल जितने लोन दिए उसमें सिर्फ 2% अराउंड पैसा जो है वो वापस नहीं आता था, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता था। बट आगे आते आते आप देख रहे होगे 2015 अराउंड, 16 अराउंड, तो ये फिगर बढ़ता गया। 2018 में बात करें तो टोटल लोन्स गिवन के 11% जो है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट। और 2022 तब तो हद ही हो गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था? बीच में लगे थे 2 साल लगातार लॉकडाउन, बिजनेस जो है ठप हो गए। अब बिजनेस के पास कमाई नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी किस्त उतारेगा या इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा? इसलिए अगर आप देखोगे तो 13.5%। और ये हाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का है या पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों का। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किसके पास है? सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, ठीक है ना। और 27% इज विद द प्राइवेट सेक्टर, मतलब ज्यादा किसके पास नुकसान हुआ? पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए आपको थोड़ी स्टोरी लाइन भी पता होनी चाहिए। एक बार स्टोरी लाइन समझ लोगे तो आपको आगे कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी 2008 से। 2008 में क्या हुआ था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस भी बोलते हैं, वो आए कहाँ थे? यूएसए में आए थे। 2008-9 की बात मान लो, ठीक है ना, दोनों में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन, पूरे हर कंट्री में रिसेशन, लेकिन इंडिया पे उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। चलो उस टाइम ये हुआ कि थोड़ा बहुत बहुत माइनर इफेक्ट आया, बट उस टाइम बैंक्स ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप कंपनीज को रिवाइव करने के लिए या कंपनी को हेल्प करने के लिए लोन दे दो, ठीक है। फिर 2012 अराउंड फिर से रिसेशन आया। 2012, फास्ट फॉरवर्ड हम 2008 से चले 2012, जब 2012 में उस टाइम जब रिसेशन आया दुनिया में, तब इंडिया ही बच नहीं पाया, ठीक है। उस टाइम बैंक्स ने बोला कि अब भाई बिजनेस तो चलाना है, भाई देश को आर्थिक संकट से तो निकालना है, ठीक है ना। तो बैंक्स ने बोला कि किसको? बैंक्स को ऑर्डर, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन पास किया सारे बैंक्स को कि आप जो लोन है ना इजी कंडीशन पे दे दो, ठीक है ना। इजी कंडीशन पे दे दो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। अगर कोई लोन मांगने आता है, अगर आपको लगता है कि भाई काम ठीक चल रहा है और आपको ये वापस पेमेंट दे देंगे, तो आप इनको लोन दे देना, क्योंकि इस टाइम हमारी प्रायोरिटी कि देश को हमको निकालना है, उसमें ग्रोथ करनी है, ठीक है ना। सो इजी लोन कंडीशंस, ठीक है ना, इजी लोन कंडीशन। अब 2012 से ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो उस टाइम इंडिया क्या था? रिसेशन चल रहा था, ठीक है ना। एक गलती बैंक से हुई, भाई आरबीआई ने बोला था इजी कंडीशन पे लोन दे देना, आरबीआई ने ये नहीं बोला था ऐसी कंपनी जो बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, बिल्कुल जिनके यहाँ काम नहीं है, उनको लोन देना। तो बैंक्स ने किया क्या? किया, ऐसी कंपनीज को भी लोन दे दिया जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, जिनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी है। अब अगर आप उनको लोन दोगे तो आपको क्या लगता है वहां से इंस्टॉलमेंट पेमेंट आएगी? वहां पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं आएगी। इसमें और क्या सिचुएशन ऐड हुई? ये अब जब लोन दिया है, इसको उतारने के लिए
बैंक्स ने फिर से और लोन दिया, भाई लोन उतारना है ये वाला, ठीक है ना। इस लोन को उतारने के लिए फ्रेश लोन्स दिए गए। भाई अब जब यही लोन नहीं उतर रहा तो वो जो फ्रेश लोन दिया था वो कैसे उतरेगा? अब क्या हुआ, पैसे चालू हुए डूबना, दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक के और प्राइवेट सेक्टर बैंक के। और सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि आप देखो 2015 के ऑनवर्ड्स तो मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हर चीज बैठ गई। बैंक्स और कंपनीज के पास, जिन्होंने लोन लिए थे उनके पास पैसे देने को नहीं थे। और आप देखो सिचुएशन 2018 आते आते कितनी एग्रावेट हो गई। तो ये है पूरी एक स्टोरी लाइन, ठीक है। अब क्या किया, अब क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी, सॉरी, जब भी कोई बैंक जब भी कोई बैंक लोन देता है, जब भी कोई बैंक लोन देता है, ठीक है ना। मान लीजिए अनिल लोन लेने आए, ठीक है ना, और बैंक ने अनिल को लोन लिया। तो जब लोन देते समय बैंक को कुछ एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, कुछ एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। वो इस अमाउंट का, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया गया था, उसका कुछ पोर्शन होता है, मान लीजिए 5%। तो अब बैंक को के साथ क्या होगा, भाई 100 करोड़ तो यहाँ जाएंगे और 100 करोड़ का 5% एक अकाउंट खुलेगा बैंक के पास ही, और उसको अलग से उसमें रखने पड़ेंगे कि कल को अगर लोन नहीं आया तो लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए। क्योंकि ये 100 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं, बैंक क्या करता है, बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लोगों का ही तो पैसा होता है जो एज अ डिपॉजिट आता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिजर्व खोलना पड़ता है बैंक को, जब भी वो लोन एक्सटेंड करती है, ठीक है। अब बैंक का जो पैसा है वो यहाँ पे अटकता गया। अब अटकता गया तो ये पैसा यूज नहीं कर पा रही थी बैंक, तो इसलिए अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक ने बताया कि भाई ये जो लोन है इसको वेव ऑफ कर दो। अब ये लोन वेव ऑफ क्या होता है, लोन वेव ऑफ और लोन राइट ऑफ क्या होता है? सबसे पहले तो लोन राइट ऑफ, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, लोन राइट ऑफ हुआ है। इन लोन राइट ऑफ वेयर द असेट विल बी नो लॉन्गर काउंटेड एज एन असेट। अभी तक हमने क्या माना था, ये लोन है जो हमने दिया है, ये हमारा असेट है, ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट बन चुका है, लेकिन फिर भी है तो असेट ही। तो जब हम राइट ऑफ करते हैं, जब ये प्रैक्टिस अपनाती है बैंक्स, तब क्या होता है, तब वो मान लेती है कि ये जो असेट है, जो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है, इट इज नो मोर एन असेट फॉर अस। Whenever any bank gives loan, they have to create a provision for that loan account. A loan write-off sets of the free money kept aside by the bank. ये जो रिजर्व क्रिएट किया था ना हमने 100 करोड़ का 5%, जैसे ही लोन राइट ऑफ होता है तो ये जो रिजर्व का अमाउंट है, भाई जब हम असेट को असेट मान ही नहीं रहे तो उसके पीछे जो हमने एक रिजर्व क्रिएट किया गया था उसको भी फ्री कर देते हैं, सो दैट बैंक उस पैसे को कर सके। जब असेट ही नहीं रहा तो रिजर्व पीछे क्रिएट करके क्या रखें, तो रिजर्व में जो पैसा पड़ा है, नाउ द बैंक इज ओपन टू यूज दैट मनी। अर्लियर नहीं कर पा रही थी, वेट कर रही थी शायद पैसा आ जाए, शायद पैसा आ जाए। तो जब शायद पैसा आने का वेट कर रही थी तो लेकिन पीछे तो 5% अटका हुआ है, इसलिए बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने जो है लोन को राइट ऑफ कर दिया। उससे बैंक के पास वो जो रिजर्व अमाउंट में पैसा था वो फ्री हो गया। आपको कभी भी इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है क्या कि लोन वेव ऑफ क्या होता है। लोन वेव ऑफ ये होता है, लोन वेव ऑफ में जो बैंक्स होते हैं वो टोटली कैंसल कर देते हैं जो अमाउंट होता है लोन का। इसमें वो ये मान लेते हैं कि भाई इससे कभी भी पैसा वापस नहीं आना और ना हम और कोशिश करेंगे पैसे को रिकवर करने की। वेयर एज लोन राइट ऑफ में बस अपने बैलेंस शीट से वो अमाउंट को हटाया जाता है, और ताकि वो जो रिजर्व में पैसा है उसको यूज कर सके। वेयर एज यहाँ पे बैंक स्टिल होल्ड्स द राइट, बैंक स्टिल होल्ड्स द राइट टू रिकवर द मनी, स्टिल होल्ड्स द राइट टू रिकवर मनी। वेयर एज जो इसके ऑपोजिट है विच इज वेव ऑफ, इसमें क्या होता है, बैंक बोल देता है कि भाई अब हमारे पास कोई राइट नहीं है, हम मान चुके हैं कि ये पैसा जो है वो डूबत है। तो इस बार क्या हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, लोन का वेव ऑफ नहीं हुआ है, लोन का राइट ऑफ हुआ है। यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो, लोन राइट ऑफ डज नॉट टेक अवे द बैंक्स राइट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है ना।
तो एक न्यूज जो आपको प्रिलिम पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए कि इस टाइम अगर इंडिया की बात करें तो जो एनपीए का स्टेटस है, ग्रॉस एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर विद दी कौन से बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये कैसे स्टार्ट हुई थी स्टोरी, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूज आर्टिकल कवर। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज आर्टिकल के बारे में, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूज आर्टिकल ये कहता है इंडिया ने इंडिया ने हाल ही में क्या साइन किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या साइन किया है? एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। और वो क्यों साइन किया है? कि उसको अपने ट्रेड को, इसको दोनों कंट्रीज को अपने ट्रेड को जो है बढ़ावा देना है। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक एंड लैंडमार्क अचीवमेंट है। अब ये क्यों लैंडमार्क अचीवमेंट है उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से आपको न्यूज़ आर्टिकल पढ़ाने की, न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ाने थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश करना चाहूंगी। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का फुल फॉर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखो किसका एग्रीमेंट है, किसके लिए हम एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे हैं? ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, आर्थिक सहयोग है ना, एंड ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है? इंडिया के बीच में हुआ है एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। जब इतना तोड़ के और इतनी शांति से पढ़ोगे ना तो कोई न्यूज आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। और बाकी मैं तो हूं ही आपकी हेल्प के लिए, है ना। चलो, सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए इज अ लैंडमार्क इन बाइलेटरल रिलेशन। बाइलेटरल मतलब एक दूसरे के साथ जिसमें दो पार्टीज होती हैं। जब बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी एग्रीमेंट में, मतलब दो या उससे ज्यादा, वो बन जाता है मल्टीलेटरल। जब दो ही होती हैं तो क्या होता है? बाइलेटरल। बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, चलो, न्यूज के बारे में अब थोड़ा डिटेल में बात। तो रिसेंटली अभी जो पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने अप्रूव किया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECA, ठीक है ना, एंड दी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए हम एक बार साइड कर देते हैं। सारा ध्यान हमारा इसकी डिटेल्स पे जाएगा कि ये ECTA है क्या। इट इज फर्स्ट सच, यहाँ पे प्रीलिम्स, यहाँ पे प्रीलिम्स, इट इज फर्स्ट सच एग्रीमेंट फॉर इंडिया विद अ डेवलप्ड कंट्री। द डील हैज द पोटेंशियल टू रेज, डील क्यों करी गई है उसके कुछ डेफिनेटली फायदे होंगे। तो डील में क्या पोटेंशियल है कि भैया जो बायलेटरल ट्रेड है ना उसको कहाँ तक पहुंचाने का? $50 बिलियन इन दी नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल में। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा उसका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा $50 बिलियन, है ना। एंड क्रिएट समवेयर अराउंड 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि भैया जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम है। खैर हमारा भी है कि हम बिजनेस खोलें और हम भी 2-3 लोगों को नौकरी पे रखें। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसका बेसिकली रोल है जॉब क्रिएट करना? इस गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है सो दैट फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और एक दूसरी कंट्री को ट्रेड से जो है वो फायदा है। चलो, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज और रीजनल ब्लॉक्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्रीज या कुछ कंट्रीज में मिलके होता है। और क्या उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो किस वजह से किया जाता है? टू एलिमिनेट दी ट्रेड बैरियर्स। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या हुए? तो स्टूडेंट्स मान लीजिए दो कंट्री है, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर दोनों में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, यहाँ से भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें हम बना के भेजते हैं, कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया हमें बना के भेजता है, कुछ चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं और कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया भी हमसे खरीद
मिलता है। इंडिया का वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ कोल, आपको शायद पता नहीं होगा, कोल है। आपको पता है कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिलता। इंडिया में कौन सी क्वालिटी का कोल मिलता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट हमने हमेशा आपने देखा होगा, मैं वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो जो पॉसिबल हो, वो ज्योग्राफी का रिवाइज हो जाए या रिकॉल हो जाए, या पॉलिटी का रिकॉल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ के जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे थे, ठीक है। तो इस बार मेरा जो क्वेश्चन आपसे है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, कि भाई जो हमारा इंडिया है उसमें कौन सी क्वालिटी का कोल मिलता है, ठीक है ना, और इंडिया कौन सी वाली क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करती है। तो वन ऑफ द मेजर थिंग जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है, कोल। तो हम बात कर रहे थे कि भैया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। तो उसके लिए मैं आपको कंटेक्स्ट सेट करी थी कि जब भी कुछ सामान हम भेजते हैं और कुछ सामान हम मंगवाते हैं, उसके ऊपर क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। कौन सी ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, मान लीजिए कोई फीस लगती है। आपने सुना होगा इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम, ये ऐसे नाम है। चाहे आपने कभी लाइफ में इकोनॉमी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, इतना तो हम सबको पता होता है। वो ड्यूटी बेसिकली क्या है, टैक्स हो गया, फीस हो गई। जो कोई भी अगर आप चीज़ बाहर से मंगा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी, गवर्नमेंट कोई बिजनेस तो करती नहीं है। तो गवर्नमेंट उसमें से एक हिस्सा रखेगी, और वो हिस्सा क्या हो गया, कोई ड्यूटी हो गई, कोई टैक्स हो गया, कोई फीस हो गई। तो सारी कंट्रीज ऐसे ही वर्क करती हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, ये जो ड्यूटीज होती हैं, ये टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट आपस में अग्री करती हैं कि हम इसको रिड्यूस करेंगे, या कम से कम लगाएंगे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे, एक दूसरे के गुड्स या सर्विसेज पे। भाई क्यों, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा, और जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं सस्ता होगा। भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब वो सस्ता पड़ेगा हमको। जैसे ही सस्ता पड़ेगा तो लोग और चीज़ें डिमांड करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। मान लीजिए अगर पहले कोल हम मंगाते थे तो उस पर 10% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब वो ड्यूटी बदल के 2% कर दी है या 1% कर दी है, तो कोल हमको सस्ता पड़ने लग जाएगा। तो हम और ज़्यादा कोल बाहर से मंगाएंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे। तो इससे इंडिया को भी फायदा हो रहा है कि उसको सस्ता कोल मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा हो रहा है कि भाई उसका जो सामान है वो हमारे देश में बिक रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, कंट्रीज आपस में म्यूचुअली अग्री करती है कि हम ट्रेड को बढ़ावा देंगे। किस तरीके से बढ़ावा देंगे, कि भैया जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, उसको कम से कम चार्ज करेंगे, या हो सकता है चार्ज ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लोगों के लिए, दूसरे के सिटीजन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे या क्रिएट करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गुड्स पे, कि भाई आप कोई सामान बेच रहे हो तो ही उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इट इंक्लूड्स गुड्स, इट इंक्लूड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट जो आप एक दूसरे के देश में कर रहे हो, सारी चीजें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट होती, ठीक है। फिर अब ये जो हमने रिसेंटली डील करी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा। सबसे बड़ी बात, ये एक टर्म है ग्लोबल रिसेशन, ये तो अक्सर आप सुन ही रहे होगे आजकल। हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूके हो गया, जो यूएसए हो गया, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है, जिसको रिसेशन बोलते हैं, स्लो डाउन बोलते हैं। तो वहाँ पे तो कोई हमारे देश से सामान मंगा के कंज्यूम करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो जॉब्स जा रही हैं लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। लेकिन अब हमें एक्सपोर्ट तो बढ़ाना ही है। हम क्या कर रहे हैं, हमने किसके साथ पार्टनरशिप करी, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्योंकि वेस्टर्न साइड, अगर आप कंट्री हमारी इंडिया के मैप पे वेस्टर्न साइड देखोगे, तो वेस्ट साइड जितनी कंट्रीज हैं, सारी की सारी नहीं, बट जो मेजर सुपर पावर्स हैं, वहाँ पे रिसेशन चल रहा है। तो हमने एग्रीमेंट ऐसी कंट्री के साथ किया जहाँ पे थोड़ा क्या है, सिचुएशन ठीक है, सो दैट हमारा जो ट्रेड है उसमें कोई रुकावट ना आए, बाधा ना आए, एंड उसको बढ़ावा ही मिले। क्योंकि अगर हम यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज के भरोसे बैठे रहते, तो हो सकता है कुछ टाइम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाए, है ना। तो इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली क्या किया, स्ट्रैटेजिकली दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द ऑस्ट्रेलिया, सो दैट हमारा जो डिपेंडेंस है यूएसए पे या वेस्टर्न कंट्रीज पे कम हो, है ना। और क्या इंपॉर्टेंस है, इट विल ऑल्सो लीड टू रिडक्शन इन डोमिनेंस ऑफ चाइना एज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है हाल फिलहाल,
चाइना। तो मतलब कहीं ना कहीं चाइना का काफी डोमिनेंस है। आपने ये तो सुना ही होगा, चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड में। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है। हर चीज, चाहे आप खिलौने देख लो, चाहे बल्ब देख लो, कहाँ से हमारे फोन्स देख लो, कहाँ बन के आ रहे हैं? वो बन के आ रहे हैं चाइना से। हमको चाइना पे डिपेंड करना पड़ता है। मान लो कल से उसने बोल दिया कि मैं तो नहीं भेज रहा सामान, तो अचानक से ऐसा तो होगा नहीं, रातों रात आपके कंट्री में बनने लग जाएंगे। तो अभी हमको किस पे डिपेंड करना पड़ रहा है? चाइना। नॉट ओनली इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया का, एज यू कुड सी, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन? चाइना। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि भाई मेरी सारी की सारी डिपेंडेंस चाइना पे ना हो। कल को चाइना ने मना कर दिया जी सामान नहीं भेजा तो इसलिए इट इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर हम चाइना का हिस्सा देखें ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, तो ये आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की भाई कितना सीरियस मैटर है उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। चाइना हैज 33% शेयर इन इट्स एक्सपोर्ट। मतलब ऑस्ट्रेलिया का 33% एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। एंड 27% शेयर इन इट्स इम्पोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर 100 करोड़ का या 100 करोड़ डॉलर का सामान मंगा रहा है, तो 27% उसमें से सिर्फ और सिर्फ चाइना से आ रहा है। तो इतना ज्यादा वो डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। इंडिया जस्ट हैज 3.7% शेयर इन एक्सपोर्ट। कितना कम है इंडिया का शेयर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, है ना? तो आपको दिख रहा होगा कितना डोमिनेंट है। इट विल हेल्प इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया कोल के लिए, वन ऑफ द मेजर डिपेंडेंसी इंडिया की किसके ऊपर है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तकरीबन अराउंड 24 US बिलियन डॉलर का इंपोर्ट लास्ट ईयर किया। तो भाई अगर हमें कोई, हम किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं और कोई हमें आश्वासन दिलाता है कि भाई हम आपको कम रेट ऑफ ड्यूटी पे सामान भेजेंगे, तो हमारे लिए भी काफ़ी एक अच्छी बात है। वी कैन हमने अपने जो सप्लाई चेन है, जो हमारे सप्लायर्स हैं कोल के, उनके साथ एक डील फिक्स कर ली, एक एक एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कंट्री को कि भाई ऐसा नहीं है कि कल को कोई रोक देगा तो हमारी कंट्री में जो एनर्जी की कमी हो जाएगी। नहीं, इसीलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। विद रिसेशन लूमिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई क्या करे, वेस्टर्न कंट्रीज के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। हमें भी अपना घर पानी, अपनी दुकान चलानी है। दैट इज वाई सच एन एग्रीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इज डन। ठीक है, अब एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि क्या की फीचर्स हैं इस एग्रीमेंट के जो हुआ है। सबसे पहले हमारे जो इंडिया की गुड्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा टू ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स। ड्यूटी फ्री एक्सेस मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो रेट ऑफ ड्यूटी। अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं यहाँ से बना के, यहाँ से मान लीजिए ज्वेलरी बन के जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या नहीं चार्ज करेगी? ड्यूटी नहीं चार्ज करेगी। रिड्यूस इंपोर्ट प्राइजेस फॉर कमोडिटीज फॉर इंडिया। अगर वो कोई कमोडिटीज मंगा रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही थी, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, वो भी कहीं ना कहीं उसको कम कर देगी। ऑल्सो इस एग्रीमेंट में एक पॉइंट, एक समझौता और हुआ है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ ट्रेंड प्रोफेशंस। एनुअल कोटा ऑफ समवेयर अराउंड 1800 योगा टीचर्स वहाँ जाएंगे। इंडियन शेफ्स, बेसिकली समझाने के लिए कि भाई इंडिया के लोगों को भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, दी जाएगी, क्रिएट करी जाएगी इंडियन सिटीजन्स के लिए। क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज। है ना कितनी अच्छी बात कि भाई यहाँ जॉब नहीं मिल रही, तो आप सोच सकते हो कि कल को ऑस्ट्रेलिया जाके भी अपने करियर को परस्यू करना या वहाँ सेटल होना। एंड इट प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो भाई अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होते हैं, फटाफट से समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई यूएसए की कंपनी मान लीजिए गूगल है, ठीक है, उसका एक ऑफिस इंडिया में भी है। ठीक है ना? आपने देखा होगा गूगल का ऑफिस आई थिंक गुड़गांव में है ना, आई थिंक इट इज इन बैंगलोर ऑल्सो, है ना? तो इंडिया में भी उसका ऑफिस है। अब वो यहाँ बिजनेस कर रही है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्न होगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसके पास जाएगी, लाओ भाई अगर प्रॉफिट अर्न किया तो हमें टैक्स दो। तो गूगल बोलेगी भाई जब मैं यहाँ की कंट्री ही नहीं हूँ, यहाँ की मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं तो यूएसए की कंपनी हूँ, तो मैं यहाँ पे टैक्स दूंगी। है ना? भाई गूगल बोलेगा मैं जब आप इंडिया का हूँ ही नहीं, मैं तो वहाँ यूएसए की कंपनी हूँ, तो मैं वहाँ जाके टैक्स दूंगी।
ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉफिट अर्न किया वो इंडियन गवर्नमेंट तो उसके ऊपर टैक्स लेगी ही लेगी, यूएसए की गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स लेगी कि भाई हमारी कंपनी ने वहां जाके काम कर रही है लेकिन है तो यहाँ की कंपनी। और इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम होगा कि भाई यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, यहाँ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो टैक्स तो तुम हमें ही दोगे, वहां पे क्यों दोगे। तो कई बार कंपनीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है कि उनको दोनों दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो टैक्स लगा देती है उनके प्रॉफिट पे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में म्यूचुअली अग्री करती हैं कि भाई अगर ये सिचुएशन होगी तो हम टैक्स लेंगे और बाकी की सिचुएशन में आप टैक्स लोगे। सो बेसिकली वो आपस में म्यूचुअली अग्री कर लेती हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन टैक्स चार्ज करेगा। उससे क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब डबल डबल गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती है। तो उससे रिलेटेड भी जो क्लैरिटी है वो इसमें साइन हुई थी कि भाई डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन आप पढ़ रहे होगे ना, डबल टैक्स को, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए भी रिसेंटली अभी अभी एग्रीमेंट हुआ है। किसमें, ये जो ECTA साइन हुआ। ठीक है, चलो। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद पता हो शायद नहीं पता हो, बट मेरा ड्यूटी है आप सबको बताना कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया का फर्स्ट FTA है विद एनी कंट्री। इससे पहले भी अभी अभी हाल ही में इसी साल, आपको ये करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, इसी साल 2022 के फेब्रवरी महीने में हमारी जो इंडिया है उसने UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ जो दुबई के नाम से आप लोग सबसे ज्यादा जानते हो, दुबई जो वहाँ पे वन ऑफ दी सेवन सिस्टर्स है, वो उसके साथ, मतलब नॉट दुबई बट पूरी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उनके साथ भी अभी अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और इससे पहले भी, और हम कहीं ना कहीं यूके के साथ और जो GCC है उनके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई एक दो दिन में एग्रीमेंट बन जाता होगा, नहीं, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। कभी कोई कंट्री खुद कुछ बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर हमारे मिनिस्टर्स बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सो टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर, एंड यस, that is why we are in conversation, in talks with these two countries as well. हमारी with this we come to the end of the second news also. थर्ड न्यूज हमारी कहती है, इंडिया रेट सेटर्स, इंडिया में रेट कौन सेट करता है, इंडिया में रेट कौन सेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उन्होंने बोला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्लेम दिया है या किया है ग्लोबल फैक्टर्स को फॉर इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो आपको पता होगा कि पूरे विश्व भर में इन्फ्लेशन, इंडिया में भी इन्फ्लेशन चल, और जो बच्चे थोड़े से अपडेटेड हैं उन्हें तो ये भी खैर पता होगा कि लास्ट 3 क्वार्टर से ये वो वाला क्वार्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये फाइनेंशियल ईयर वाला क्वार्टर है। तो एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 महीने होते हैं। तो 3 क्वार्टर में कितने हो गए, 9 महीने हो गए, ठीक है ना। तो लास्ट 9 महीने से जो इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में वो आउट ऑफ टॉलरेंस बैंड है, मतलब हमारी जितनी टॉलरेंस होनी चाहिए किसकी, सेंट्रल बैंक की, अ, उससे बाहर है, ठीक है ना। तो भाई उससे जवाब पूछा गया, किससे, जो ये MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उससे जवाब पूछा गया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे। तो MPC ने बोला कि भाई ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है ना, इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये अबाउट द न्यूज़ हो गया जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों बताया गया या क्यों MPC ने ब्लेम किया। तो स्टूडेंट्स 2016 में एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करी गई थी जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है जो 2016 में बनाया गया था, 2016 से इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस फ्रेमवर्क में क्या होता है, इस फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलके, सेंट्रल बैंक कौन, RBI जो केंद्रीय बैंक है, मिलके एक इन्फ्लेशन के लिए एक टारगेट डिसाइड करती है, एक इन्फ्लेशन के लिए बैंड, कि भाई जो हमारी इन्फ्लेशन है कंट्री में इससे ज्यादा ये इससे कम नहीं हो। और हाल में वो कितना है, 2 से 6%, ठीक है ना,
2 से 6%। तो इन्फ्लेशन अगर 2% से कम चली जाती है या 6% से ज्यादा चली जाती है, और वो 6% से ज्यादा या 2% से कम लगातार 9 महीने तक रहती है, तो जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसको रीजन बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय बैंक को, केंद्रीय सरकार को रीजन बताना पड़ेगा। भाई ऑब्वियसली जब आप गलती करते हो तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं ना, ये तुमने ऐसे क्यों किया। कई बार आप जब स्कूल में होते थे और कोई गलती कर देते थे, कोई बॉम्ब फोड़ देते थे या किसी से मार कुटाई कर ली या नंबर कमाए, तो बोलते थे ना घर से नोट लिखा के लाना मम्मी से। तो बस ये वही वाला नोट है वो जो डायरी के पीछे लिखा जाता था। जब कब लिखना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, जब सेंट्रल बैंक नहीं कंट्रोल कर पा रही इन्फ्लेशन, 2% से नीचे या 6% से जब ऊपर हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, बताना पड़ता है केंद्रीय सरकार को जी ऐसा क्यों हुआ। और हाल में ही अक्टूबर में ये रिपोर्ट लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि पिछले 9 महीने से, मतलब पिछले 3 क्वार्टर से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ टॉलरेंस लिमिट है। हमारी टॉलरेंस लिमिट क्या है? 2 से 6%, और हमारी इन्फ्लेशन क्या चल रही थी? समवेयर अराउंड 7%। इसलिए लेटर लिखना पड़ गया, और लेटर में जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ने बोला कि ये हमारी गलती है बट लिमिटेड है। मेन रीजन जो इन्फ्लेशन का है इंडिया में, इट इज बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल फैक्टर्स, जो विश्व भर में स्थिति बनी हुई है, उस वजह से उस वजह से हमारी कंट्री में भी क्या है? इन्फ्लेशन है। तो आपको ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, है ना। कब ये लागू किया गया, ये क्या कहता है, क्या टॉलरेंस लिमिट है, ये फ्रेमवर्क किसके बीच में अग्री किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सारी बातें आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या रीजंस दिए गए, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको समझाने के लिए ये स्टैटिकल पोर्शन है, ठीक है ना, बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब जब तक आपको ये नहीं पता होंगे तब तक आप न्यूज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं दो, होता है एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। का बार 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 मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर्स के केस में क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, अचानक से जो सैनिटाइजर जो कभी किसी ने देखे भी नहीं थे, उनका उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि सब डॉक्टर्स ने बोला अपने हाथ सैनिटाइज करो। तो मार्केट में क्या शॉर्टेज क्रिएट हो गई किसकी? सैनिटाइजर की। ठीक है, सैनिटाइजर के अचानक से 30 रुपए की बॉटल हमको मिलने लग गई 100 रुपए की या 150 रुपए की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो उसका प्राइस है वो बढ़ गया, इन्फ्लेशन आया। ठीक है ना, इन्फ्लेशन को समझा रही है, ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर की बॉटल में प्राइस इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन आ गया, जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको समझाने का तरीका है। उसके ऑपोजिट आपने सोचा कि मास्क जो थे, मास्क भी तो लगाने को बोला था, मास्क का प्राइस तो उतने का उतना ही रहा। क्यों ऐसा हुआ कि सैनिटाइजर, भाई डिमांड तो दोनों की बड़ी थी, डिमांड सैनिटाइजर की भी बड़ी थी, डिमांड मास्क की भी बड़ी थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि सैनिटाइजर का प्राइस बढ़ गया लेकिन मास्क का प्राइस नहीं बढ़ा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। आपने ये देखा होगा कि भाई सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें फैक्ट्री का सेटअप चाहिए, ठीक है ना, और उस टाइम तो लॉकडाउन था, तो पीछे से जैसे जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। वेर एज जो मास्क थे उनकी भी डिमांड बढ़ी, है ना, डिमांड बढ़ी तो पीछे से सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने घर में बैठ के मास्क बना के सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब ऑलरेडी डिमांड बढ़ी तो पीछे से सप्लाई बढ़ गई, तो जितने लोगों को चाहिए मास्क उतने अवेलेबल थे, तो प्राइस क्यों बढ़ेंगे? ठीक है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? हमेशा सैनिटाइजर का एग्जाम्पल याद कर लेना। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर सम और दी अदर रीजन, कि भाई आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, है ना। रॉ मटेरियल क्यों महंगा हो सकता है? कि भाई सप्लाई चेन, भाई अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं है। अब जैसे इंडिया के केस में क्या हुआ, यूक्रेन रशिया में वॉर चली, यूक्रेन रशिया में वॉर चली, तो वहाँ पे जो वहाँ से हम चीज़ें मंगाते थे यहाँ पे, जैसे कि नेचुरल गैस, वो कहीं ना कहीं रुक गई, क्योंकि वो तो लड़ने में बिजी थे, है ना। तो हमें नेचुरल गैस कैसे सप्लाई करते? अब नेचुरल गैस अगर आ भी रही थी, थोड़ी बहुत जो सप्लाई हो भी रही थी, वो महंगे दामों में तो वो क्या हो रहा था, कॉस्ट बढ़ रही थी नेचुरल गैस की। अब नेचुरल गैस की कॉस्ट बढ़ रही है कंट्री में, तो ये सिर्फ नेचुरल गैस में थोड़ी हुआ था, में हुआ था,
सब्जियों में हुआ था, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, सब्जी फ्रूट फल, है ना। इस वजह से क्या हो रहा था, कॉस्ट बढ़ रही थी। और कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उसका और रीजन ये भी हो सकता है कि अचानक से एम्प्लॉयज ने बोला हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो क्या हो रहा है भाई, खर्चा तो बढ़ रहा है ना हमारा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, कि हमारी जो लेबर है वो महंगी हो गई है, फॉर व्हाट्स एवर रीजन। उन्होंने बोला भैया हम तो ज्यादा पैसे चाहिए तो ही काम करेंगे। क्या हो रहा है हमारे यहाँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और वही कहीं ना कहीं हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जो अभी इंडिया में क्या हुआ कि भैया यूक्रेन रशिया में वॉर हुई, तो उस वजह से हमारे जो फ्यूल हैं उसके प्राइस बढ़े, हमारे जो फूड हम बाहर से मंगाते हैं उसके प्राइस बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो अकर हुई, नॉट बिकॉज इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, बट बिकॉज जहाँ से हम बाहर से सामान मंगवाते थे, जो ग्लोबल वर्ल्ड में कंडीशन थी, उस वजह से इन्फ्लेशन। है, चलो, ये हमारी तीन मेन न्यूज। कौन सी तीन मेन न्यूज मैंने आपको बोला था जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो अब हमारी कवर हो गई। कौन सी तीन थी, ये तीन जो डिटेल में पढ़नी थी। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-7 मिनट की बात और है, क्योंकि अब हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, सीधी बात, नो बकवास वाली, जिसपे हमें सिर्फ बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड वी आर गुड टू। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ उसमें आती है कि भाई आरबीआई का ये भी एक डेटा है। आरबीआई के डेटा में उन्होंने बोला है कि भाई एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नॉर्थ वेस्ट रीजन का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है ना, आपको क्या दो चीजें याद पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि ये रेशियो क्या होता है, और वो कौन से रीजन में डिक्लाइन हुआ है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन में। तो अगर कोई स्टेटमेंट आता है द क्रेडिट रेशियो गॉट इंक्रीज इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, नहीं, आपको पता है ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां तो वो डिक्लाइन हुआ। हमें क्या पता करना है कि भैया ये जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि बैंक कैसे अपना बिजनेस, उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है। बैंक है, उसके पास लोग पैसे जमा करा जाते हैं, है ना, वो क्या हो गया, डिपॉजिट कहलाता है उसको। आपने जाके कोई खाता खुलाया बैंक में और अपने पैसे जमा करा दिए, वो बोलते हैं हम डिपॉजिट। उसी पैसे को यूज करके जो बैंक है वो क्या करता है, वो लोन क्रिएट करता है। भाई उसी पैसे को तो एज अ लोन दे देता है दूसरे लोगों को जिनको जरूरत है, एज अ एजुकेशन लोन, एज अ होम लोन, एज अ कार लोन, राइट। तो ये रेशियो बताता है, दिस रेशियो टेल्स हाउ मच हैज बीन रेज्ड बाय द बैंक्स एज डिपॉजिट एंड डिप्लॉयड एज लोन। भाई कितना पैसा एज अ डिपॉजिट आया था, उसमें से कितना परसेंट हमने लोन के तरीके से या लोन बना दिया या लोन क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, इससे क्या पता चलता है कि भैया कितने अच्छे से एक तो बैंक अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रहा है, और कितनी डिमांड है लोन की मार्केट में। अगर कम डिमांड है लोन की मार्केट में, तो बैंक्स उससे समझ आती है कि इस टाइम कंट्री में कहीं ना कहीं मंदा चल रहा है या मंदा आने वाला है। और अगर लोन की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं। लोग अगर कार लोन ले रहे हैं तो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं चीजों की। लोग बिजनेस लोन ले रहे हैं तो लोग लोन लेके कहीं ना कहीं बिजनेस फैसिलिटी या नई मशीनरी एक्सपैंड लाना चाहते हैं, नई या बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इससे ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे बैंक्स को पता चलता है कि भाई इकोनॉमी में क्या हालचाल चल रहे हैं। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या बात कर रहा है, सिंपल सी बात, भैया जितना डिपॉजिट आता है बैंक के पास, उसमें से कितना परसेंट जो है वो एज क्रेडिट मतलब लोन क्रिएट हो जाता है। अब देखो लो सीडी रेशियो अगर तो वो कम है, तो इट सजेस्ट पुअर क्रेडिट ग्रोथ, मतलब ज्यादा डिमांड नहीं है लोन की मार्केट में। ज्यादा डिमांड नहीं है मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन चल रहा है, डिमांड नहीं है, लोग खर्च नहीं करना चाह रहे, इसलिए तो वो लोन नहीं लेने आ रहे। और हाई सीडी रेशियो मतलब डिपॉजिट ज्यादा, डिपॉजिट आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोन जा रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि लोग खर्च करना चाह रहे हैं, लोग लोन लेना चाह रहे हैं, लोन से वो मे बी बाहर घूमने जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं या नई मशीनरी लगा रहे हैं। सो अ हाई सीडी रेशियो मींस स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रेडिट विद रिलेटिवली स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। है ना, तो सीडी रेशियो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड न्यूज आर्टिकल पे। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग अनाउंस्ड। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए अनाउंस किया गया है, ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, इसके द्वारा किया गया है। इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये हमारे को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है कि भैया जो फ्रेमवर्क आया है ना ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग पे, ये किसके द्वारा, क्योंकि मिनिस्ट्री पे कहीं ना कहीं वो घुमाते हैं, है ना।
फिर इसका एम क्या है, ये जो फ्रेमवर्क आया है कोई उद्देश्य से लॉन्च किया होगा। आई थिंक आपको ये दिखेगा नहीं, ये मैं वाइट पेन से जो है बता देती हूँ कि भाई ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है, इट एम्स टू डेवलप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रोड मैप फॉर ग्रीन शिपिंग। आपको पता होगा कि इंडिया, ग्रीन शिपिंग क्या हुई? ग्रीन शिपिंग मतलब जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, कि इंडिया का कहीं ना कहीं इंडिया कमिट भी कर चुकी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, हम जो है, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ सालों में हम टोटली एकदम क्या कर देंगे, एकदम जो हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो कर देंगे। और हम रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आती है? वो सूरज से आती है, मतलब सन से आती है। वो टाइडल मतलब वाटरवेज से आती है ना, जो समुद्र की लहरें होती है, टाइडल एनर्जी। और जो विंड एनर्जी होती है, जो विंड मिल्स होते हैं, ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। इसके थ्रू एनर्जी जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं कमिट कर चुकी है, और ये भी बोल चुकी है जो एमिशन है कार्बन का वो कहीं ना कहीं जीरो कर देंगे। अब उसके लिए कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वन ऑफ द स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने ये लिया है कि एक फ्रेमवर्क बनाया है कि भाई ग्रीन शिपिंग किस तरीके से, या ग्रीन पोर्ट्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो ये NCO EGPS है ना, ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, दिस विल एक्ट एज टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या, एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म। ये कहीं आपसे बोले, कैसे कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, भैया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, या आपसे बोलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको इन चीजों पे फोकस करना है, इन चीजों पे फोकस करना है। भाई कौन सी मिनिस्ट्री, आपको बोल दें मिनिस्ट्री ऑफ मे बी रिन्यूएबल एनर्जी, वो कर रही है? नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स कर रही है, हमें पता है क्योंकि मैम ने हमें पढ़ा दिया था। ठीक है, अब लास्ट न्यूज आर्टिकल, एक नया पोर्टल आया है, मार्ग पोर्टल। ठीक है ना, वो क्यों आया है? स्टार्टअप्स के प्रमोशन के लिए आया है। स्टार्टअप्स का प्रमोशन क्यों? क्योंकि इस टाइम अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं रेगुलरली, आपको पता होगा कि इस टाइम जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें गोल्डन फेज चल रहा है स्टार्टअप्स के लिए। इतने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, बाहर से भी फंडिंग आ रही है, और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं हमारा, इंक्लूडिंग फिजिक्स वाला, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो काइंड ऑफ गोल्डन एज कहा जा रहा है उसको इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। तो स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लेके आई है, विच इज मार्ग पोर्टल। ठीक है ना, कौन सी डिपार्टमेंट लेके आई है, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी मिनिस्ट्री, ये आपको मुझको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। सो बोलो बच्चों, बोलो, थोड़ा सोचो, थोड़ा गूगल करो कि जो मार्ग पोर्टल है वो किसके द्वारा बनाया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोर्टल का काम क्या है। तो बेसिकली इस मार्ग स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी आपको इन चीजों पे चेक नहीं करेगा। यूपीएससी आपको पता है कहाँ घुमाएगा, अभी बता देती हूँ। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पोर्टल के, कि भाई वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, मेंटरशिप प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है ना, एफिशिएंट मेंटरशिप एंड मैकेनिज्म फॉर टाइमली ट्रैकिंग इंक्लूड्स कस्टमाइजेबल मेंटरशिप प्रोग्राम, रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूटिंग मेंटर्स। क्या आपने पूरे उसमें प्रोवाइड देखा कि कहीं लिखा है इट विल आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प? तो मान लो आपसे मार्ग पोर्टल पे एक क्वेश्चन बन के आता है यूपीएससी में, वो आपसे बोलेंगे भाई दिस वाज और दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ फलानी ढिमकानी या XYZ मिनिस्ट्री। है ना, द मार्ग पोर्टल विल आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी अपकमिंग स्टार्टअप्स। कि नहीं, कि हमने ये पॉइंट पहले ही पकड़ लिया था कि नहीं लिखा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, दे विल जस्ट प्रोवाइड यू मेंटरशिप, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एडवाइजरी सर्विस, असिस्टेंस, रेजिलियंस, बट नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ऐसे ऐसे लूप होल्स, ऐसे ऐसे गड्ढों को पकड़ना है जहां यूपीएससी अक्सर बच्चों को गिराती है, बट फिजिक्स वाला और यूपीएससी वाला बच्चे गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जो फैकल्टीज हैं थोड़े से स्मार्ट हैं।
और वो बच्चों को हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है, और यही 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 तरीका होता है पढ़ने का, न्यूज़ को टैकल करने का। तो आपको क्या याद रखना है, नॉट दी फुल फॉर्म, एक तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, उसमें कौन सा डिपार्टमेंट था, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस, बट नॉट दी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो विद दिस हम आ गए हैं आज के हमारे वीडियो के एंड में। 5 न्यूज़ पढ़ी, 3 हमने डिटेल में, सॉरी 6 न्यूज़ पढ़ी हमने, 3 डिटेल में पढ़ी, और 3 हमने बिल्कुल SBNB वाली बात करी। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। अगर एंड में आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर देना, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है तो फिर इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो टिल देन वील मीट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, अगेन इकोनॉमी न्यूज़ के साथ, उसको छोटा छोटा ब्रेक करके, तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, पढ़ते हुए। टिल देन, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू एंड बाय।